नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं जलीय चक्र और जल के स्रोतों के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन जाते हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊँगा। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि जलीय स्रोतों में अगर हम देखें तो जैसे कि झीलें हो गई, वैश्विक झीलें के विश्व में किस प्रकार की झीलें पाई जाती है, अलग अलग कहाँ कहाँ कौन सी झीलें, नदियों के बारे में यहाँ है, जल के स्रोत तो यही है ना, तो उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं जो है ये बड़े डिटेल से आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। आज का लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, जलीय चक्र क्या होता है, और जलीय स्रोतों में हम झीलें और नदियों को छोड़कर बाकी जल के जो स्रोत होते हैं ना वो हम इसमें देखने वाले हैं। झीलों का मैं कल एक अलग से टॉपिक एक वीडियो बनाऊंगा और नदियों का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अफ्रीका की झीलें और अफ्रीका की नदियां जो है वो महत्वपूर्ण होती है। और विश्व की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो कहाँ से जाती है, कहाँ से निकलती है, कौन से सागर में गिरती है, इनके बारे में जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी के अगर आप पिछले वर्षों का ट्रेंड देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन नदियों से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और ख़ास तौर से अफ्रीका की नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जलीय चक्र क्या होता है, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। जलीय चक्र क्या होता है कि देखिए, अपनी पृथ्वी है उस पर जल उतना का उतना ही पूरा बना रहता है, वो जलीय चक्र के माध्यम से ही बना होता है। होता क्या है कि देखिए, महासागरों से वाष्पीकरण के जरिए जल जो है वो जाता है और उसके बादल बनते हैं, और महासागरों से वाष्पीकरण के जरिए और स्थल भागों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों की वजह से, उनकी सहायता से फिर इनका संघनन होता है, बादल बनते हैं। वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है जल, है ना, वाष्प में बदल के, फिर उनका संघनन होता है, बादल बनते हैं, संघनन होता है, फिर वर्षा होती है, और वर्षा के माध्यम से जो है वो वापस महाद्वीपों के ऊपर वो जल और महासागरों के ऊपर वो जल बरसता है, और महाद्वीपों पर बरसा हुआ जल जो है वो नदियों के माध्यम से वापस महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये चक्र जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना। महासागरों, वायुमंडल और महाद्वीप के बीच जल का आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण और अवक्षेपण के माध्यम से निरंतर चलता रहता है। और धरातल पर होने वाली संचरण की जो प्रक्रिया है उसे ही जल चक्र कहते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छे से ये आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ से अच्छे से आप समझेंगे। इस चक्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से वह आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस वृहत स्तर पर संचालित होने वाले जलीय चक्र में महासागरों और महाद्वीपों के बीच वायुमंडल जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में योगदान देता है। कैसे? इन महासागरों से जल जाता है और बादलों के रूप में वो बरसता है कहाँ पर? महाद्वीपों के ऊपर आकर, और महाद्वीपों से फिर वापस वो जल नदियों के रूप में बहकर महासागरों में चला जाता है। इसके बीच में कड़ी कौन निभाता है? ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ही बादलों का निर्माण होता है ना, तो ये वायुमंडल एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। ठीक है ना। हालांकि इस चक्र द्वारा हमेशा जल की एक बड़ी मात्रा वायुमंडल से होकर गुजरती है, फिर भी बहुत ही कम अंश जो है वो वायुमंडल में रहता है। बाकी सारा का सारा जल वापस किस पे आ जाता है? धरातल पर आ जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत भाग जो है वो तो बादलों के रूप में और जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में रहता ही है, परंतु जो अधिकांश जल है वो वापस कहाँ पर आ जाता है? वो वापस धरातल पर ही पहुंच जाता है। इसलिए जो जलीय चक्र है उसको निम्न शब्दों से हम व्यक्त कर सकते हैं। कौन से निम्न शब्द हो गए? ये वाले शब्द यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कौन से शब्द? महासागरों से पहले वायुमंडल में, इन महासागरों से ये वायुमंडल में चला गया, फिर वायुमंडल से स्थलमंडल में, इन वायुमंडल से इस स्थलमंडल में आ गया, है ना भाई। वायुमंडल में से बादल बनके कहाँ आ गए? महाद्वीपों पर आ गए, है ना। भारत में वर्षा होती है ना, उस प्रकार से वर्षा होती है। ये आ गए स्थलमंडल पर, और स्थलमंडल से फिर पुनः महासागरों में चले गए। कैसे? नदियों के माध्यम से वापस जल कहाँ चला जाएगा? महासागरों में चला जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा जलीय चक्र जो है वो समाप्त होता है, और पूरा होता है समाप्त तो क्या ही होता है? चलता रहता है ना। इस प्रकार से जल राशियों में जल पहुंचने से समुद्रों से होने वाले अतिरिक्त वाष्पन की पूर्ति हो जाती है, और इस संपूर्ण पृथ्वी पर जल संतुलन इस प्रकार से बना रहता है कि महासागरों से वायुमंडल में, वायुमंडल से महाद्वीपों पर, और महाद्वीपों से वापस महासागरों में जल चला जाता है, और इस प्रकार से पूरा चक्र चलता रहता है। एक मिनट पानी पी लूँ मैं। यही यहाँ पर बताया गया है क्या कि जो विश्व जलीय चक्र है उसकी क्रियाविधि कैसे कैसे होती है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर क्या बकवास कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें यूपीएससी पूछती है, और वहाँ जब ऑप्शन देता ना 1 2, 1 और 2 दोनों, 1 2 3 दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ 1 3, आप कन्फ्यूज आ जाते हैं। तब आपको पता लगता है यार ये छोटी सी चीज़ में पढ़ लेता ना, ये होगी कि नहीं होगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान से गौर से आप देखिए। सूर्य ताप के माध्यम से जल का वाष्पीकरण होना, फिर जल का जलवाष्प और आर्द्रता के रूप में रूपांतरण हो जाता है ना। ये सब तो चीज़ें समझते ही होंगे आप, जलवाष्प क्या होता है। फिर
वायुमंडल में वायु के संचार द्वारा वायुमंडल में स्थित जलवाष्प का महासागरों और महाद्वीपों के ऊपर परिवहन होता है ना। जो जलवाष्प चला गया वायुमंडल में वो बादलों के रूप में जो चला जाता है और वो बादलों के रूप में फिर महासागरों पर और महाद्वीपों के ऊपर परिवहन उसका होता है। और फिर वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है उसका संघनन हो जाता है, और संघनन मतलब फिर वो जम जाती है ना, छोटे छोटे बूंदें उसकी बन जाती है एक जगह। फिर वायुमंडलीय जलवाष्प का फिर वर्षण के रूप में, वर्षण का मतलब हो गया जो ऊपर से जल जो है नीचे गिरता है पृथ्वी पर, वायुमंडल से पृथ्वी पर जो जल गिरता है वो वर्षण के रूप में गिरता है। और वर्षण का अर्थ वर्षा कभी नहीं होता है। वर्षण में देखिए वर्षा भी आती है अगर वो जल के रूप में हो, ठोस के रूप में होता है तो जैसे कि ओले वगैरह है वो भी क्या कहता है, उसे भी कहा जाता है वर्षण ही कहा जाता है। और अगर वो छोटे मोटे रूप में हो, गौण रूप में, तो जैसे ओस या कुहरा होती है वो भी वर्षण के रूप में ही आता है ना। इस प्रकार से वर्षण होता है। फिर वर्षण होने पर जो जल धरातल पर पहुंचता है, वो धरातल जो महाद्वीपों पर जो जल पहुंचता है वो नदियों के माध्यम से वापस कहाँ पहुंच जाता है, वहीं महासागरों में वापस पहुंच जाता है। यानी जहाँ से इसका शुरुआत हुई थी वहीं से इसका अंत वापस हो जाता है ना। जहाँ से शुरू वहीं पर समाप्त। अब देखिए ये टेबल देखने में आपको लग रही होगी एक साधारण सी टेबल, पर ये एक महत्वपूर्ण टेबल है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। 2013 का क्वेश्चन तो मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ, और शायद अभी 2-3 सालों में ही यूपीएससी ने और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था। पृथ्वी पर जो जल है वो सबसे ज़्यादा जल कहाँ पर है, महासागरों में। और उन महासागरों के बाद में जो अलवणीय जल है, शेष जो अलवणीय जल है वो सबसे ज़्यादा किस रूप में है, तो वो है हिमानियों या हिमटोपी के रूप में। हिमानी मतलब ग्लेशियर्स के रूप में, जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है ना, जैसे आल्प्स में जमा है, हिमालय में जमा है, इस प्रकार से जो जमा हुआ है ना वो पाया जाता है ना। किसमें, हिमटोपी के रूप में, हिमानियों के रूप में पाया जाता है सबसे ज़्यादा अलवणीय जल। अलवणीय जल, लवणीय जल तो सबसे ज़्यादा महासागरों में। ये पूरा एक एक याद रखना, किसमें ज़्यादा किसमें कम, ये पूछता है यूपीएससी। फिर उसके बाद में आता है भूमिगत जल। आपको लगेगा सर झीलों में ज़्यादा पाया जाना चाहिए, नदियों में ज़्यादा पाया जाना चाहिए। नदियाँ तो सर आप देखिए, अमेजन नदी इतनी बड़ी, सबसे दुनिया की बड़ी नदी है, नील नदी सबसे लंबी नदी है, तो इनमें पाया जाना चाहिए, परंतु नहीं। सबसे ज़्यादा जल बाद में किसमें पाया जाता है, हिमानियों के बाद में भूमिगत जल में, ठीक है, 0.68%। और फिर झीलों में पाया जाता है ना। सर आप कहोगे सर नदी में पाया जाना चाहिए, पर झीलों में फिर पाया जाता है। फिर मृदा में नमी के रूप में पाया जाता है, और फिर वायुमंडल में जो जल पाया जाता है उसके बाद आते हैं नदी नाले। तो ठीक है, उसके बाद आते हैं नदी नाले। तो नदी नालों में तो सबसे कम जल पाया जाता है। जो आपको इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ दिख रही होगी ना, नील नदी हो गया है ना, अमेजन नदी हो गया, ये सब आपको लग रहा होगा कि सर गंगा ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, कहाँ आप ऐसे। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा किसमें, हिमटोपियों के रूप में, महासागरों के बाद में, महासागरों में तो सबसे ज़्यादा ही है। फिर भूमिगत जो जल है, भौम जल, उसमें उसके रूप में। फिर झीलों में, जैसे कैस्पियन सागर है ना, वो झील ही है ना। फिर मृदा में पाया जाता है, मृदा में नमी के रूप में। फिर वायुमंडल में, फिर नदी नालों के रूप में, फिर जैवमंडल में पाया जाता है ना। देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश एलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष एलवण जल का सबसे अधिक भाग, अब देखिए इसने बोल दिया बर्फ के रूप में, छत्रक और हिमनद के रूप में तो रहता ही है, यानी पहला बता दिया कि हिमटोपी के रूप में रहता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जल किस में रहता है, उसके बाद देखिए वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में जल झीलों नदियों में पाया जाता है। आप लोगों को लगेगा सर झीलों में पाया जाएगा। फिर भूमिगत जल के रूप में, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, भूमिगत जल, तो यहाँ पर आंसर आएगा भूमिगत जल में के रूप में पाया जाता है दूसरे नंबर पर। तो हिमानिया, भूमिगत जल, फिर झीलें, फिर मृदा में नमी, फिर वायुमंडल में, और उसके बाद में सबसे लास्ट में नदी नालों के रूप में पाया जाता है। नदी नालों में तो सबसे लास्ट में पाया जाता है। तो अब हमने देख लिया जलीय चक्र किस प्रकार से होता है और जल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे कम किस में पाया जाता है, ये हमने देख लिया। वो टेबल आपको याद रखनी है, मरते जीते कैसे भी। अब जल स्रोत जो है वो कौन से होते हैं, जल स्रोत मतलब जो जल है ना, पानी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, तो सबसे पहले आएगा भौम जल, है ना। अभी हमने देखा था हिमटोपियों के बाद में किस में रहता है, भौम जल के रूप में। तो सब हमें पानी कहाँ से मिलता है, भौम जल। अब आप कहोगे सर ये भौम जल कहाँ से आएगा पानी, तो देखिए होता क्या है, पृथ्वी पर जो जल बरसता है वर्षा के रूप में, है ना, और नदियों में है, झीलों में है, वो पानी क्या करता है कि धीरे धीरे चट्टानों के थ्रू, जो उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिन्हें रंध्र कहते हैं, उन रंध्रों के माध्यम से
जो पारगम्य चट्टानें होती हैं ना, उन चट्टानों के माध्यम से धीरे धीरे वो जल किस में जाता है, वो धरातल में जाता रहता है रिस रिस कर। इतना तो आपको पता ही होगा। फिर क्या होता है कि जहाँ अब आगे अपारगम्य चट्टानें जहाँ आ गई, वहाँ पर जाके ये जल इकट्ठा होता रहता है ना, कि अब इससे नीचे पानी नहीं जा पा सक रहा, तो अब पानी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इस क्षेत्र में। और ये जो है इसे क्या कह दिया जाता है, इसको एक्वीफायर कहते हैं। एक्वीफायर, एक्वीफायर इसे कह दिया जाता है, जहाँ जल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जल भर भी इसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, एक्वीफायर कहते हैं, जहाँ पर पानी जो है एक इकट्ठा एक तरीके से हो जाता है। देखिए ये जो है ना, ये दिखाया गया है, वो भी एक एक्वीफायर ही है ना। इस प्रकार से जल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है नदियों से, झीलों से, और जो पानी वर्षा के रूप में बरसा है महाद्वीपों पर, उसकी सहायता से ये धीरे धीरे रिस कर नीचे चला जाता है और फिर वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो जो आज के जो नदियों के मैदान जो हैं, उन नदियों के मैदानों में वर्षों से जो पानी उन नदियों का धीरे धीरे रिस कर अंदर गया है ज़मीन में, उसी की वजह से वहाँ पर जो भौमजल पाया जाता है। जो हम ट्यूबवेल और कुएं की सहायता से जो पानी निकालते हैं ना, हमें लगता है पता नहीं कहाँ से ये पानी आया है, तो पानी बहुत सालों की नदियों के मैदानों की वजह से वो पानी वहाँ पर रिस रिस पहुँचा है, और वो भौमजल के रूप में उसका एक्वीफर जो थे वो वहाँ पर पूरे संतृप्त हुए हैं धीरे धीरे, है ना। वहीं से हम पानी इस प्रकार से निकालते हैं। यही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्षा पिघले बर्फ से प्राप्त जल का वह भाग जो धरातल पर बहने या भाप बनने के बजाय धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसकर चले जाने वाले अंश को भूमिगत जल ही हम कहते हैं। और अंदर रिसने की इस प्रक्रिया को अंतःस्पंदन कहते हैं, है ना। जो पानी धीरे धीरे अंदर रिस रिस के जा रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतःस्पंदन। और धरातलीय जल का कुछ अंश जो है चट्टानों के रंध्रों से जो खनिज कणों के मध्य होते हैं, दरारों से धरातल के नीचे प्रवेश करता है। वही मैंने जो आपको बताया, धीरे धीरे जो है वो चला जाता है, क्योंकि वो चट्टानें पारगम्य होती है और इनमें थोड़े थोड़े रंध्र होते हैं, इसकी वजह से वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ठीक है। जो जल वर्षा और हिम द्वारा चट्टानों के संधियों और दरारों से रिसकर नीचे पहुंच जाता है, उसे आकाशीय जल या मीटियोरिक वाटर कहते हैं, है ना। जो जल क्या है, धीरे धीरे, चाहे वो हिम की वजह से हो या वर्षा की वजह से हो, रिसकर नीचे चला जाता है ना, जो दरारों के माध्यम से होकर, उसे क्या कहते हैं, आकाशीय जल या मीटियोरिक वाटर उसे कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे मीटियोरिक वाटर क्या होता है, आप सोचेंगे मीटियोरिक वाटर क्या हो गया, मीटियोर तो जो धूमकेतु वगैरह वो होते हैं सर, वही होते होंगे क्या? नहीं, जो पानी रिस रिस के चट्टानों में से नीचे गया है वो उसे कहते हैं आकाशीय जल या मीटियोरिक वाटर, ठीक है ना। और झीलों और महासागरों से जो निक्षेपित अवसादी शैलों के छिद्रों और सुराखों से में से जो जल है उसे कहते हैं कोनेट वाटर, यानी कि सहजात जल उसे कहते हैं। यानी झीलों से और महासागरों से जो अवसादी जो शैल है उनसे धीरे धीरे जो जल नीचे की तरफ गया है उसे क्या कहते हैं, सहजात जल उसे कहते हैं। और वर्षा की वजह से जो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मीटियोरिक वाटर। और इसे जो झीलों के से और महासागरों से जाता है उसे कहते हैं कोनेट वाटर। याद रह जाएगा, ठीक है। बस ये चित्र आप यहाँ पर देख लीजिए, यही आपको समझना है ना। यहाँ पर देखिए ये सैचुरेटेड जोन, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, संतृप्त का मतलब क्या है, यहाँ पर जितना पानी आ सकता था उतना आ गया तो ये संतृप्त है। और ये वाले लेयर जो है वो असंतृप्त है, यानी यहाँ पर सूखा सूखा से आपको मिलेगा। जब आप यहाँ पर खुदाई करेंगे तो यहाँ से आपको पानी की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जो फ्रैक्चर्ड रॉक होती है ना, इन रॉक के माध्यम से जल जो है वो नीचे जाता है और इन्हीं रॉक में जो है पानी भरा रहता है। इसलिए जब अगर आपने सुना होगा कि कुएं वगैरह खुदवाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह खुदवाते हैं तो बोलते हैं ना हमने तो पत्थर कटवाया, पत्थर कटवा के पानी निकला है। तो वो पत्थर कटवाना मतलब इन्हीं रॉक्स में पानी होता है। तो इस रॉक के बीच में अगर खुदाई कर देते हैं तो ये पानी जो है जब मोटर चलती है उसकी वजह से जो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी सहायता से पानी जो है फिर बाहर आ जाता है ना। अब देखिए भौम जल स्तर के रूप में हम जान लेते हैं। जो पृथ्वी का धरातल है उससे नीचे जो चट्टानी पदार्थ है उनके रंध्र मतलब जो छेद हैं उनसे रिस रिस कर पानी नीचे जाता रहता है। और पारगम्य और जो रंध्र वाली चट्टानें होती है इनके संस्तर को जो भूमिगत जल से भर जाता है पूरी तरह से, उसे कहते हैं संतृप्त स्तर, है ना। जो यहाँ पर आपको बताया गया है ये सैचुरेटेड जोन, ये संतृप्त स्तर है ना। संतृप्त स्तर मतलब इन पारगम्य चट्टानों के माध्यम से जो जल नीचे गया है ना, और जाके यहाँ पर भर गया है, इससे कहते हैं संतृप्त स्तर। और भूमिगत क्षेत्र के उस जल को जो जिसके नीचे के चट्टानी पदार्थ भूमिगत जल से संतृप्त होते हैं, है ना, भौम जल स्तर कहा जाता है ना। उसको क्या कह देते हैं हमने, फिर भौम जल स्तर कह दिया। और ये भौम जल स्तर नीचे के संतृप्त स्तर को ऊपर के असंतृप्त स्तर से अलग करता है ना। तो ये देखिए ये भौम जल, ये ग्राउंड वाटर हो गया ना, ये
इसको ऊपर वाला असंतृप्त है उसको इससे अलग ये कर देता है। ये समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर है जल का स्रोत, सोता या जल स्रोत। अब ये जल का सोता क्या होता है हमने देख लिया, भौम जल। फिर जल के स्रोत के रूप में हमने देख लिया भौम जल कि ग्राउंड वाटर किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से रिचार्ज होता है वो, है ना। और उसके बाद देखिए कि जल का सोता क्या होता है। जल का सोता क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जल जो है वो अपने आप प्राकृतिक रूप से बाहर आता रहता है ना। कोई किसी ने कुआं नहीं खोदा वहाँ पर, किसी ने ट्यूबवेल वहाँ पर नहीं लगाई, किसी ने गड्ढा नहीं खोदा, कोई उनको वैक्यूम की सहायता से सक्शन नहीं कर रहा उसका, फिर भी वो पानी बाहर निकलता रहता है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जल के सोते, है ना। अब इसमें बहुवर्षीय होता, आंतरिक होता, गर्म पानी का सोता, गर्म पानी निकल रहा तो गर्म का जल का सोता हो गया। तो गर्म पानी कहाँ निकलेगा, जहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया जहाँ पर चल रही हो ना, वो होता है गर्म जल का सोता। तो गर्म जल के सोते देखिए उस क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ पर ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं चल रही है, या जहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं ना वो हलचल में हैं, या वो एक दूसरे से क्रिया कर रही है, वहाँ पर जो कि सक्रिय है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं गर्म जल के सोते। जैसे अपने भारत में भी कुमाऊं जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं गर्म जल के सोते। और बहुत से विश्व में ऐसे स्थान है जहाँ पर गर्म जल के सोते पाए जाते हैं, जहाँ से गर्म जल है वो निकलता रहता है। अब देखिए इस गर्म जल में खनिज पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे जिसमें सल्फर हो गया, इस प्रकार से पाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो हीट लविंग बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, जो कि गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं। और वो बैक्टीरिया जो होता है फिर उनकी वजह से कुछ उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिसकी सहायता से कुछ रोगों का निवारण भी हो जाता है। इसलिए इनके साथ जो है आस्था का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि देखिए उस गर्म जल के सोते में नहाने से जो है आपके ये वाला रोग खत्म हो जाता है, इस प्रकार से रोग खत्म हो जाते हैं ना। तो वो आस्था से भी जुड़ जाते हैं फिर धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो जल किस प्रकार से गर्म निकल रहा है। उनको लग रहा है देखिए यहाँ ना कोई आग जल रही है, फिर भी यहाँ पर गर्म पानी निकल रहा है, इसका मतलब जो है ये भगवान ने निकाला है या किसी माता ने निकाला है। फिर इसमें देखिए अगर स्नान किया तो आपके ये जो है वो रोग दूर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उसमें कुछ हीट लविंग बैक्टीरिया इस प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें सल्फर वगैरह इस प्रकार के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले जो मिनरल भी पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या हो जाता है, फिर इनको इस प्रकार से आस्था के साथ फिर ये जुड़ जाते हैं। जैसे कि अपने कुमाऊं हिमालय हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, वहाँ पर पाए जाते हैं। और सह्याद्री का पश्चिमी भाग है ना, कोंकण तट जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं गर्म जल के सोते, भारत में भी, है ना। अभी मैं चित्र आपको दिखाऊंगा, ये देखिए आप, ये जो है ना मणिकरण नामक जगह का नाम आपने सुना होगा, उत्तर भारत में, है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है ना। यहाँ पर गर्म जल देखिए निकल रहा है, ये हो जल का सोता, कोई खोद नहीं रहा है, अपने आप निकल रहा है। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना वो सक्रिय है, इसकी वजह से ये गर्म जल यहाँ से बाहर निकलता है। इस प्रकार से जो है वो गर्म जल, ये जो जल के सोते होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो भौम जल होता है या जल का जो स्रोत होता है, इनमें एक्वीफर होते हैं ना, वो बहुत ऊपर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, जिसकी सहायता से जल अपने आप जो है बाहर आता हुआ रहता है। और जिसको एक मतलब आवश्यकता इनकी जो होती है ना, उसकी पूर्ति, जो जल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी इनमें होती रहती है, यानी इनका रिचार्ज जो होता रहता है, ताकि पानी फिर यहाँ से अपने आप बाहर निकलता रहता है। अब देखिए गीजर। अब जल के सोते और गीजर में एक फ़र्क ये है कि गीजर से भी देखिए पानी बाहर निकलता है और जल के सोते से भी बाहर निकलता है। जल के सोते में क्या होता है कि अपने आप नेचुरल फ्लो होता रहता है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से पानी बाहर निकलता रहता है, उसमें कोई एकदम से पानी फुहार के रूप में से बाहर नहीं निकलता। परंतु गीजर में क्या होता है, पानी जो है एक निश्चित टाइम पर बाहर निकलता है। जैसे कि मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका में, वहाँ से, अमेरिका मतलब यूएसए, तो वहाँ से येलोस्टोन पार्क में से इस प्रकार से देखिए जल का सोता, ये जो अपना गीजर है वो बाहर निकलता है, इतने ऊपर तक पानी जाता है यहाँ पर, है ना। और ये येलोस्टोन क्यों कहते हैं, इसमें येलोस्टोन है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी ये जो जल निकल रहा है ये भी येलो कलर का, यानी पीले कलर का दिखाई देता है, कुछ जिसमें जो बैक्टीरिया होता है ना हीट लविंग, उसकी वजह से, ठीक है। और इसमें जो सल्फर वगैरह होती है, सिलिका वगैरह होती है, उसकी वजह से यहाँ पर इसका रंग जो है इसका पीला दिखाई देता है। इस प्रकार यहाँ पर आप समझिए, देखिए अगर सोता होगा, चाहे वो हॉट वाटर स्प्रिंग हो कि जो भी हो, तो हॉट वाटर स्प्रिंग में क्या होगा, ये जो जल का स्रोत है वो इस प्रकार से होगा, उसमें कुछ खांचे जो हैं इस प्रकार से नहीं बने होंगे, है ना। और ये जल जो है गर्म कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट है ना वो सक्रिय है, और जो यहाँ पर ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ तक इसका पानी का स्रोत होता है, इसलिए इसकी सहायता से गर्म हो जाता है। इस हीट की वजह से गर्म होकर ये पानी ऊपर की तरफ आता रहता है, उबलता रहता है यहाँ पर, है ना। परंतु ये जो गीजर होता है, गीजर में क्या होता है, पानी इस प्रकार के जो चैम्बर बने होते हैं ना, इन चैम्बर में पहले इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे, है ना। फिर जब इसमें भाप बनती रहती है, इस
ताप की वजह से इसमें भाप बनती रहती है। और एक समय के बाद में क्या होता है कि ये चैम्बर फुल हो जाते हैं और चैम्बर फुल होने के बाद में प्रेशर के साथ ये पानी बाहर आता है और इस प्रकार से बहुत ऊपर तक ये पानी उछलता है ना। इसको देखने भी बहुत लोग जाते हैं, ये टूरिस्ट, देखिए टूरिस्ट ही है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाते हैं ना। फिर साथ ही साथ ये देखिए फिर कि लोगों को पता नहीं होता ना कि पानी एक साथ एक निश्चित अंतराल पर इतना ऊपर पानी जा रहा है, कोई यहाँ पर मोटर भी नहीं है, तो फिर आस्था वगैरह भी इससे सब जुड़ जाती है ना। और इनमें जो हीट लविंग बैक्टीरिया, सिलिका वगैरह ये सब पाया जाता है इसमें, है ना। इसकी वजह से भी ये इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी होती है। अगर इन क्वेश्चन बन जाए कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है तो होती है, आस्था से भी ये सब जुड़े होते हैं। तो गीज़र और जल के सोते में आपने अंतर देख लिया। जल के सोते में जो होता है पानी इस प्रकार से एक साथ एक फुहार के तौर पे बाहर नहीं निकलता है ना, वो बस एक जल के सोते में वो पानी जो है बहता रहता है निरंतर, परंतु गीज़र में एक साथ फुहार के रूप में वो पानी बाहर निकलता है प्रेशर के साथ। अब देखिए कुएं में क्या होता है कि जो भौम जल जो है हमारा रिचार्ज हुआ था धीरे धीरे, उस भौम जल को बाहर निकाल लिया जाता है कुओं की सहायता से। इस प्रकार के कुएं हो गए, है ना। पहले हाथ से खोद के कुएं बनाए जाते थे और फिर आजकल ट्यूबवेल है, जो इस प्रकार से ट्यूबवेल खोद दी जाते थे और जो ग्राउंड वाटर होता है वहाँ से जो है ये पानी सक्शन करके ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। तो कुओं की सहायता से भी पानी निकाला जाता है। अपना जो उत्तर भारत है वहाँ पर तो ट्यूबवेल की सहायता से, उत्तर का जो मैदान है गंगा यमुना का, वहाँ पर तो ट्यूबवेल की सहायता से बहुत ही ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है, जो कि ज़्यादा पानी निकालना जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, क्या इनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। जो एक्वीफायर है उनके स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक वो नहीं ही है। इनके बारे में और जानकारी हम हासिल करेंगे, कहाँ जो है ट्यूबवेल की सहायता से पानी भारत में निकाला जाता है, कहाँ नदियों की सहायता से, कहाँ झीलों की सहायता से सिंचाई होती है, कहाँ पर तालाबों की सहायता से सिंचाई होती है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ रहे होंगे तब। अभी जल के स्रोत के रूप में आप जान लीजिए कि कुओं से भी पानी निकाला जाता है, जो भौमजल होता है वो। अब होता है आर्टिजियन कूप। आर्टिजियन कूप क्या होते हैं, जैसे ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर खोदे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खोदे जाते हैं, है ना। तो एक ऑस्ट्रेलिया में पूरा का पूरा एक बेल्ट ही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये पूरा है ग्रेट आर्टिसन बेल्ट, है ना। तो ये पूरा ग्रेट आर्टिसन बेसिन है। इसमें क्या होता है कि कुओं को एक बार खोद कर छोड़ दिया जाता है, यानी अब इसमें मोटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पानी खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए ये है आर्टिसन कुआं। आर्टिजियन कुआं में क्या होता है, एक बार वहाँ पर कुआं खोद दिया इन्होंने, फिर छोड़ दिया, अब पानी अपने आप बाहर आता रहेगा, कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कुआं है, इससे पानी जो है अपने आप बाहर निकलता जा रहा है ना। तो ये होता है आर्टिजियन कुएं। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए जो बेल्ट आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा एक आर्टिजियन बेल्ट जो है इसे कहा जाता है ना। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तो मुख्यतः मरुस्थल ही पाए जाते हैं, है ना। तो यही है आर्टिजियन कुएं। इस प्रकार से जो है ये जल का स्रोत है पूरा भौम जल का, है ना। और ये पूरी तरह से संतृप्त है। और इसमें क्या किया जाता है, फिर यहाँ पर एक कुआं खोद दिया जाता है, ये मैन मेड कुआं होता है, इसको खोद दिया जाता है, खोदने के बाद छोड़ दिया जाता है, फिर अपने आप पानी जो है इसका ऊपर आने लगता है। अब देखिए सामान्य कुएं में आर्टिजियन जो कुआं होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, आर्टिजियन कुएं में एक बार कुआं खोद के छोड़ दिया जाता है, पानी अपने बाहर आता रहता है, परंतु सामान्य कुओं में क्या होता है, पानी निकालना पड़ता है मोटर वगैरह की सहायता से, है ना। तो ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वो बेल्ट मैंने आपको पूरा दिखा दिया, जैसे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ये बनाए गए इस प्रकार के कुएं। और ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे बड़ा विश्व का आर्टिजियन बेसिन पाया जाता है। आर्टिजियन बेसिन जो मैंने आपको अभी दिखाया भी, है ना, अभी और दिखा देता हूँ आपको पिक्चर में। ये देखें, ये है ऑस्ट्रेलिया ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा। तो ये पूछ ले कि आर्टिजियन कुएं जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और आर्टिजियन कुएं क्या होते हैं, एक बार इनको खोद के छोड़ दिया जाता है, फिर पानी अपने आप इनसे बाहर आता रहता है ना। इस प्रकार से हमने देख लिया क्या, जल के स्रोतों के बारे में। हालांकि जल के स्रोतों में एक है झील और एक है नदियाँ। नदियाँ भी जो है वो जल के स्रोत होते हैं, पर इन नदियों के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं झीलों के बारे में आपको बताऊंगा, विश्व की प्रमुख झीलों के साथ साथ के बारे में भी, विश्व की प्रमुख झीलें। जो कल का लेक्चर है जो वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो विश्व की इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो न्यूज़ में रही है वो मैं आपको बारे में बताऊंगा, कौन सी झील सूख रही है, इनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि शायद 2022 का ही क्वेश्चन है कि कौन सी झील है इनमें से जो सूख चुकी है, लवणीय झील बन चुकी है। तो वो अफ्रीका की झील थी कोई सी एक। तो खासतौर से अफ्रीका की झीलें जो हैं उनके बारे में यूपीएससी पूछती है। तो इन झीलों के बारे में बताऊंगा मैं कि, है ना, कि जो ग्रेट लेक्स हैं यूएसए की, अफ्रीका की कौन सी झीलें हैं, यूरोप में कौन सी झीलें पाई जाती है और एशिया में कौन सी झीलें पाई जाती है, इस झीलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर
उसका अगला लेक्चर होगा वो विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जल के स्रोत तो हैं ही हैं और विश्व की प्रमुख नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, कौन से सागर में जाती है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।